Hello everyone, welcome to Symbiosis Academy. I am नवीन कुमार सिंगला. फ्रेंड्स, हमने कहा कि केमिकल रिएक्शंस आर गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज एंड दीज लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. और लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और इस वीडियो में हम सेकेंड लॉ को डिस्कस करेंगे जिसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहते हैं. तो आइए देखें लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या है. द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन was given by a French chemist J.L. Proust in 1799. और इस लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस भी कहते हैं. दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस. तो आइए हम देखें ये लॉ क्या है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ केमिकल कंपाउंड is always made up of same elements combined together in a fixed ratio by mass. मीन्स कि कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर हम लेते हैं, इट इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन जो है किसी भी कंपाउंड की, वो हमेशा क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करती वो, ऑन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन, कि किस मेथड से उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं या किस सोर्स से उसे हम ऑब्टेन कर रहे हैं, उस पे उसकी कंपोजिशन डिपेंड नहीं करेगी. एक केमिकल कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा फिक्स होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर की बात करते हैं, irrespective of its source, water is always made up of two elements, hydrogen and oxygen. कि हम किसी भी सोर्स से अगर वाटर लेते हैं तो वाटर हमेशा किससे मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. और इन दोनों की अगर हम मास की रेशो देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं वाटर में, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का टोटल मास कितना हो गया, 2 यूनिट्स. और ऑक्सीजन का जो एक एटम का मास है वो कितना है, 16. तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की रेशो लेते हैं तो वो क्या आ जाती है, 1:8. यानी कि अगर हम वाटर जो है किसी भी सोर्स से लें तो उसका केमिकल फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि H2O ही रहेगा. और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की जो रेशो है वो भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी. हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की रेशो 1:8 ही आएगी. फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट मेथड से सिंथेसाइज किया जा सकता है. वन ऑफ द मेथड इज बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट. यानी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इसको हीट करने से क्या ऑब्टेन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरह से बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, मीन्स जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो उसकी हीटिंग से क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. थर्ड मेथड है बाय बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन, कि अगर हम कार्बन की कंबस्चन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो भी क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यानी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. यानी इन चारों मेथड्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है. फर्स्ट में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2, सेकंड में CO2, थर्ड में भी CO2 और फोर्थ में भी CO2. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मेथड से अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, CO2 ही रहेगा. और इनके मास की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16. तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32. मीन्स इनके मास की जो रेशो है वो कितनी होगी, 12:32. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 3:8.
तो इसका मतलब अगर हम एक केमिकल कंपाउंड को किसी भी मेथड से प्रिपेयर करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और उनके जो मास की रेशो है वो भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इस केस में 12:32 और 3:8 रेशो रहेगी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। Friends, there are certain limitations of the law of constant composition. The first limitation is this law is not applicable if the element exists in different isotopes. अगर एक element different isotopes की form में exist करता है which are involved in the formation of a compound, तब ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात करते हैं तो कार्बन के दो आइसोटॉप्स हैं C12 एंड C14। अगर C14 आइसोटॉप जो है वो इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड तो कार्बन ऑक्सीजन के जो मास की रेशो आती है, जैसा कि हमने अभी लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया, इट इज़ 3:8। लेकिन अगर C14 आइसोटोप इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तब क्या होगा, जो रेशो है वो 3:8 नहीं रहेगी, बल्कि वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी एंड इट विल बी 7:16। तो इसका मतलब अगर डिफरेंट आइसोटॉप्स जो हैं वो कंबाइन करके एक केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं तो वहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जिस रेशो में वो कंबाइन कर रहे हैं वो रेशोज़ क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी, वो फिक्स्ड रेशो में कंबाइन नहीं करेंगे। सेकेंड है द कन्वर्स ऑफ दिस लॉ, दैट इज व्हेन सेम एलिमेंट्स कंबाइन इन द सेम proportion the same compound will be formed is not always true। ये जरूरी नहीं है कि अगर सेम एलिमेंट्स जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहे हैं तो कंपाउंड भी हमेशा सेम बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो कंबाइन करते हैं इन द रेशो ऑफ 12:3:8 बाय मास, तो हो सकता है कि वो मिलके इथाइल अल्कोहल बना दें, या हो सकता है वो मिलके ईथर बनाएं, CH3O CH3 अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ये जरूरी नहीं है कि उनके मास की रेशो सेम है तो जो कंपाउंड वो बनाएंगे वो भी क्या बने, सेम बने, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।